तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 साइन kx माइनस ओमेगा टी। या मैं इसको बाद में देखता हूँ, पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे भी वही है कि उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटरफेरेंस, फिर स्टैंडिंग वेव और देन बीट्स तो अपन ओनली फॉर साउंड वेव के अंदर ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुपरपोजिशन के अंदर इंटरफेरेंस। तो आप देखो है ना, वापस में सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, इंटरफेरेंस क्या होता है, कब कब होता है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है। अपने को पता है कि टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ तीनों सेम हो और सेम डायरेक्शन से अगर सुपर इम्पोज हो तो उस पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। वैसे मैंने लास्ट क्लास में जैसे लास्ट टाइम बताया था, इन तीनों को बताने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर ये बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी सेम है और सुपर इम्पोज हो रही है, सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव सेम डायरेक्शन से अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो फिर डेफिनेटली इंटरफेरेंस ही होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर सेम है और सुपर इम्पोज हो रही है मतलब एक ही मीडियम में हो रही होगी, और एक ही मीडियम में अगर हो रही है डेफिनेटली वेलोसिटी जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, तो वेलोसिटी भी सेम आएगी। और v इक्वल टू एफ लैम्बडा सी अगर दो वैल्यू अपन ने फिक्स कर दी तो थर्ड वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं फर्स्ट वेव की इक्वेशन S1 इक्वल टू A1 साइन kx माइनस ओमेगा टी मान लेता हूं। सेकंड S2 इक्वल टू A2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 मान लेता हूं। इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो 5 का है। अच्छा, k अगर लैम्बडा सेम है तो k भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा, सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब दोनों जगह या दोनों जगह माइनस आएगा या दोनों जगह प्लस आएगा। तो क्या दोनों वेव की इक्वेशन यही होनी चाहिए, बोलो। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, अब अपने को इन दोनों को इंटरफेरेंस करवाने का मतलब वेव को मिलाना है। वेव को मिलाने का मतलब है कि वेव को ऐड करना है, और वेव को ऐड करना या दो साइन इक्वेशन को ऐड करना, उसका सबसे आसान तरीका मैंने बताया था, वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम से बहुत इजीली हो जाएगा। तो S इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ, S1 प्लस S2। तो उसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, मैंने बताया था, तुम एंगल और एम्पलीट्यूड इन दोनों को देखो। तो मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं इसका। A1 ये इधर आ गया जो कि kx माइनस ओमेगा टी है। A2 कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और A1 और A2 जो डिस्प्लेसमेंट है लॉन्गिट्यूडनल, उनके बीच में जो एंगल है वो फाई का है। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो दो वेक्टर को ऐड तो अपने को करना आता है जिनके बीच में एंगल फाई है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा A इक्विवेलेंट, और मान लेते हैं कि A इक्विवेलेंट का A1 के साथ जो एंगल है वो कुछ अल्फा है। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि A इक्विवेलेंट कितना होगा, क्या A इक्विवेलेंट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई हो जाएगा? यस सर। अच्छा, अब मेरे को S इक्विवेलेंट लिखना है।
उसकी इक्वेशन क्या होगी ये मेरे को लिखना है। तो एस इक्विवेलेंट की इक्वेशन लिखने के लिए देखो, ये तो है अपने पास kx माइनस ओमेगा टी, ये है अपने पास kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये कितना होगा kx माइनस ओमेगा टी साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है जो एस इक्विवेलेंट लिखा है अपन ने? यस सर। यस सर। अब मेरे को बताओ कि अल्फा कैसे सॉल्व करोगे, अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा कैसे सॉल्व करोगे, मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें। tan alpha equal to a sin theta upon b plus a cos alpha। हाँ, तो tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे ए और बी का काम कौन कर रहा है, A1 और A2, सही है ना? A2 sin phi। हाँ, तो ये हो जाएगा A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi। तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ दिस हो जाएगी, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो अपने पास एस इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, राइट? नो सर। ठीक है, अब जैसे अपने इंटरफेरेंस के अंदर बात करी थी वैसे वैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अपने को पता है कि टू वेव्स अगर सेम डायरेक्शन से सुपर इम्पोज हो रही है और उसका एस इक्विवेलेंट अगर इस फॉर्म में आ रहा है, या फिर ए इक्विवेलेंट जो है अपन ने अभी निकाला था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi का अंडर रूट, उसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस देखे थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। यानी दो वेव अगर इस टाइप से सुपर इम्पोज हो जाए कि उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ जाए, उसको अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इस टाइप से सुपर इम्पोज हो, अच्छा ये इस टाइप से मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि वेव को तुमने जो स्टार्ट करी थी, उनका फेस डिफरेंस। हाँ उनका फेस डिफरेंस क्या है, मतलब तुमने या तो टाइम, किस टाइम इंटरवल में दोनों को स्टार्ट करवाया, या कितना पाथ डिफरेंस में स्टार्ट करवाया। क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है वेव के अंदर कि अगर तुम टाइम इंटरवल रखोगे तो उसकी वजह से भी फेस डिफरेंस आता है, और वो कितना आता है, ओमेगा डेल्टा टी। और अगर तुम पाथ डिफरेंस रखोगे तब भी उनमें फेस डिफरेंस आता है, और वो आता है के डेल्टा एक्स। सही है ना? हाँ। तो इसकी वजह से उनकी सुपर इम्पोज होने का तरीका अपन चेंज कर सकते हैं। टाइम मतलब दोनों वेव के बीच में टाइम और पाथ डिफरेंस चेंज करके। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब जो ए इक्विवेलेंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव का मतलब जो ए इक्विवेलेंट है वो मिनिमम होना चाहिए। और ए इक्विवेलेंट के अंदर अभी जो इक्वेशन लिखी थी अपन ने यहाँ पे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, तो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, cos phi। तो cos phi या तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। यानी cos phi की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +1, और मिनिमम कितनी हो सकती है, -1। अभी शायद बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। सर स्क्रीन शेयर करके पढ़ा दो ना फिर।
स्क्रीन शेयर करके पढ़ा दें क्या? हाँ सर, मतलब उसमें ऐसा लाइट का कुछ रहेगा नहीं ना? नहीं सर, इस पे ही ठीक है। पढ़ा सर बोर्ड पर। बोर्ड पे ही पढ़ा है? हाँ सर, दिख रहा है सब कुछ। सर वो वहां पर तब तो cos की वैल्यू +1 आएगी, और इंटीजर रहेगा पाई का तो -1 आएगी, और अगर फाई आ गया अपने पास तो फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू डेल्टा x होता है। तो फाई की वैल्यू अपने सॉल्व कर ली कि इतनी होनी चाहिए, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या डेल्टा x आ जाएगा अपने पास। तो डेल्टा x कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो 2n पाई पुट करोगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या n लैम्बडा आ जाएगा डेल्टा x। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में डेल्टा x कितना आएगा, 2n - 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो लकीली लाइट आ गई वापस। तो एक बार है ना वापस से देख लो, जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है सारी चीजें पहले से पढ़ रखी है तुमने, फिर भी अगर कोई डाउट है क्या? इंपॉर्टेंट है टाइम सेव, टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सपोज डेल्टा एक्स के टाइप का कहीं यूज आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं ऐसे करने नहीं बैठूंगा, और इसको याद रखने का डेल्टा एक्स तुम्हें डायरेक्टली याद होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, और याद रखने का तरीका सिंपल है। तुम खुद सोचो, जैसे ये एक वेव है और दूसरी वेव है, अब दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब वेव जो है वो या तो एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट हो, मतलब दोनों इसी टाइप से चले, जैसे ये चली थी वैसे ये चले, या फिर एक पूरी साइकिल से ऐड हो जाए, मतलब जैसे अगर मैं दूसरी वाली वेव को यहां से स्टार्ट करूंगा तो यहां आते आते वापस ही इसके साथ जुड़ जाएगी ना, तो नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए या फिर कंप्लीट साइकिल की फॉर्म में होना चाहिए, और कंप्लीट साइकिल का मतलब कितना है, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा, इस टाइप से रहेगा, तो मैं लॉजिकली बोल सकता हूं कि डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो एग्जाम में ना गधों के टाइप से अपन ये पूरा नहीं सोचेंगे, अपने को सीधा पता है कि भाई अगर कंस्ट्रक्टिव है तो डेल्टा एक्स एन लैम्बडा होना चाहिए, तभी हो सकता है, साइकिल कंप्लीट साइकिल की फॉर्म में पाथ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव है तो फिर हाफ साइकिल की फॉर्म में होना चाहिए। सपोज तुम खुद सोचो, अगर मैंने वेव जो है वो सपोज यहां से स्टार्ट करिए, तो वेव जब मतलब आधी साइकिल का डिफरेंस है, तो वेव जब यहाँ पे आएगी तब तो ऐसे चलेगी, मतलब इन दोनों का एक का जो लॉन्गिट्यूडल डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। हाँ, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी नेट एम्पलीट्यूड दोनों का जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है फिर तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, मतलब वहां पे बिल्कुल साइलेंस सुनाई देगा अगर साउंड वेव है तो, और स्ट्रिंग वेव है तो स्ट्रिंग पूरी उस पोजीशन पे फ्लैट हो जाएगी, बिल्कुल भी जो है ऊपर नीचे वाइब्रेशन नहीं होगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। तो अच्छा, कोई अपने से अगर ये पूछ ले कि अच्छा बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा,
A1 plus A2 प्लस हाँ A1 प्लस A2 मैक्सिमम तो तभी आएगा ना भाई जब डायरेक्टली जुड़ रहा है। तुमको सोचो cos फाई की वैल्यू अगर +1 पुट करोगे तो ये हो गया अपने पास A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो A1 प्लस A2 आ जाएगा। ऐसे कैसे डिस्ट्रक्टिव के अंदर A इक्विवेलेंट आ जाएगा A1 माइनस A2। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है इसको समझो। तुमसे अगर ये पूछ रहा है कि मेरे को साउंड वेव के अंदर कंप्लीट साइलेंस सुनाई दे, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, या कुछ भी पूछ सकता है अपने से। तो कंप्लीट साइलेंस सुनते ही अपने दिमाग में क्या, एम्पलीट्यूड 0। कंप्लीट साइलेंस का मतलब नेट एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। तो दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम है वो अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो नेट साइलेंस कहां पे सुनाई देगा? डिस्ट्रक्टिव में। हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर। और अगर दो वेव है उनका इंटरफेरेंस हो रहा है और दोनों का एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट है तो क्या किसी भी पोजीशन पे साइलेंस सुनाई देगा क्या कभी? नहीं। साइलेंस सुनाई नहीं देगा। कहीं पे एम्पलीट्यूड या साउंड जो है वो बहुत कम सुनाई देगी, कहीं पे बहुत ज्यादा सुनाई देगी, क्योंकि अपने को पता है अगर एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट है तो A1 माइनस A2 की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी अपने पास, जीरो नहीं आएगी, नॉन जीरो आएगी। और नॉन जीरो आएगी मतलब आवाज सुनाई तो डेफिनेटली देगी, कितनी देगी वो अलग मैटर है, उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने को पता है डिस्ट्रक्टिव, उस केस में अपन क्या बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टिव का मतलब जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है या साउंड जो है सबसे कम सुनाई दे रही है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब साउंड जहां पे ज्यादा सुनाई दे रही है, ऐसा अपन बोलेंगे। तो जैसे अपन ने एम्पलीट्यूड देखा है, सिमिलरली क्या अपन इंटेंसिटी की भी बात कर सकते हैं? अच्छा, ये नोट कर लिया ना सबने? यस। इंटेंसिटी की बातें करते हैं अपन। अच्छा मेरे को बताओ कि इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई है, तो इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? स्ट्रिंग वेव बताया था ना मैंने, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। नहीं नहीं नहीं, एकदम गलत बोल रहे हो तुम। I1 वापस से प्लस I2। वापस से याद करो। क्या I इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू cos फाई, ये होगी क्या? हाँ सर। यस सर। क्योंकि अपने को पता है कि I प्रोपोर्शनल क्या होता है, A स्क्वायर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो A इक्विवेलेंट अंडर रूट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, तो A इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। तो A इक्विवेलेंट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? I इक्विवेलेंट A1 स्क्वायर की जगह I1, A2 स्क्वायर की जगह I2, 2 A1 की जगह अंडर रूट I1, A2 की जगह अंडर रूट I2। ऐसे ध्यान रखो। उसके बाद बताओ कंस्ट्रक्टिव में I इक्विवेलेंट कितना होगा? रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। हाँ, ये सब तुम यहां से देख सकते हो। ऐसे कैसे
डिस्ट्रक्टिव के अंदर आई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। हाँ, ये हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये सब अपन कब करेंगे? जब कोहेरेंट सोर्सेस होंगे या नॉन कोहेरेंट सोर्सेस होंगे? क्या अपन ने कभी कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस की बात करी है? हाँ सर। क्या होता है कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस? बोलो। कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? जिसमें पाथ डिफरेंस चेंज होता है टाइम के साथ। ज्यादा अच्छा है अपन ये इस तरीके से बोलते हैं कि फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है। फेज डिफरेंस यानी फाई जो है, फाई अगर कांस्टेंट है तब तो उनको कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। फाई अगर कांस्टेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है, नॉन कोहेरेंट। तो नॉन कोहेरेंट बोलेंगे। और नॉन कोहेरेंट के केस में मैंने इंटेंसिटी कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया था क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ, उस केस में अपन एवरेज इंटेंसिटी निकालते हैं। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, इफ सोर्सेस आर नॉन कोहेरेंट देन आई इक्विवेलेंट जो है वो आई अपन एवरेज आई निकालते हैं और वो हो जाएगी, सिंपल ऐड हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस जितने भी सोर्सेज होंगे उनकी इंटेंसिटी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। तो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। देखो, ये अपने पास कोई S1 सोर्स है, यहां पे कोई अपने पास S2 सोर्स है और यहां पे जो है वो ऑब्जर्वर है। S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने आप गिवन है 5 मीटर है। S2 और ऑब्जर्वर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। और अपने को ये गिवन है कि दोनों की इंडिविजुअल ओनली फॉर S1 की वजह से इस ऑब्जर्वर को जो साउंड की इंटेंसिटी सुनाई दे रही है वो I0 है। ओनली S2 की वजह से जो इंटेंसिटी सुनाई दे रही है वो इंटेंसिटी I0 है। वो भी I0 है, वो भी I0 है। दोनों की वजह से जो अलग अलग इंडिविजुअल साउंड की इंटेंसिटी सुनाई दे रही है वो अपने को गिवन है। और इसमें अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपने को पूछा है, इफ लैम्बडा इक्वल टू 15 मीटर फॉर बोथ सोर्सेस, दोनों सोर्सेस जो साउंड निकल रही है उस साउंड की वेवलेंथ 15 मीटर है, लैम्बडा 15 मीटर है, दोनों सोर्सेस से जो साउंड निकल रही है। इसका मतलब डेफिनेटली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए?
तो दोनों से जो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अपने गिवन है, देन कैलकुलेट net intensity of sound. ऑब्जर्वर को जो है वो नेट कितनी इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी अगर वेवलेंथ 15 मीटर है दोनों सोर्सेस के लिए। ट्राई कर सकते हो क्या? सब लोगों को क्वेश्चन क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ तो जल्दी ट्राई करो। Not. आई नॉट आ रही है क्या? हाँ. हाँ वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई कर लो फटाफट। हाँ जिन्होंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है वो सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हो। सेकंड पार्ट ये है कि अपने को साउंड की वेलोसिटी गिवन है 320 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी सॉल्व करना है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर विच ऑब्जर्वर हियर नो साउंड, यानी उसको कंप्लीट साइलेंस सुनाई दे, ऑब्जर्वर को बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं दे। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ए पार्ट और बी पार्ट अलग अलग है। बी पार्ट के अंदर लैम्बडा 15 यूज नहीं कर सकते, वो ए पार्ट में गिवन था। बी पार्ट के अंदर अपने को लैम्बडा गिवन नहीं है, ओनली फॉर वेलोसिटी गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट सबने ट्राई कर लिया? फर्स्ट पार्ट सबने सॉल्व कर लिया क्या? अरे बोलो। यस सर। हाँ तो देखो लैम्बडा 15 मीटर है और इक्विवेलेंट इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैंने बताया था कि साउंड वेव हो चाहे स्ट्रिंग वेव हो, कुछ भी पूछा है सबसे पहला मोटिव अपना होना चाहिए डेल्टा एक्स निकालना, क्योंकि डेल्टा एक्स आएगा तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस आएगा तो फिर चाहे इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड पूछा हो चाहे इक्विवेलेंट इंटेंसिटी पूछा हो, इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखने से पता चल रहा है कि ये जो साउंड वेव है ये ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए टोटल 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जो पाथ डिफरेंस होगा इसका मतलब यही होगा, क्योंकि यहां से तो ये दोनों वेव जो है वो सुपर इंपोज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पाथ डिफरेंस जो है वो 5 मीटर का है और ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू 5 सॉरी 5 इक्वल टू के डेल्टा एक्स होता है। 5 इक्वल टू के 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स 5 इक्वल टू के डेल्टा एक्स होता है। तो लैम्बडा कितना है 15, तो ये क्या 2 पाई बाई 3 आ गया। तो आई इक्विवेलेंट अपने को फॉर्मूला पता है,
I1 I0 I2 I0 2 under root I0 under root I0 cos 2 pi by 3 और cos 2 pi by 3 की वैल्यू -½ होती है, तो I इक्विवेलेंट जो है वो I0 आ जाएगा। सिंपल था ये, तो फॉर्मूला बेस्ड था। सेकंड वाला एग्जांपल ट्राई करो। सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्व करो। 32 into 2n minus 1. 32 into 2n minus 1, वेरी गुड। हाँ, तो साउंड की वेलोसिटी 320 है, ऑब्जर्वर को बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं देगी। अच्छा, कंप्लीट साइलेंस क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। तो अगर दोनों ही सेम इंटेंसिटी वाली सेम डायरेक्शन से अगर दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है, तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पे आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देगी, जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे कंप्लीट साइलेंस सुनाई देगी। नो साउंड का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है मेरे को पता है कि जब डेल्टा एक्स जो है वो 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है। लैम्डा तो अपने को नहीं पता, अपने को डेल्टा एक्स पता है, लेकिन लैम्डा को मैं v इक्वल टू f लैम्डा से पुट कर सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी अपने को सॉल्व करनी है, वेलोसिटी गिवन, तो डेल्टा एक्स कितना है 5 इक्वल टू 2n - 1 इंटू लैम्डा की जगह v अपॉन f पुट कर लेता हूँ। v कितना है 320 अपॉन f कितना है अपने को सॉल्व करना है, तो 5 को मैं इधर ले आता हूँ, f इधर ले आता हूँ, अपॉन 2, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 2n - 1 इंटू 32 हर्ट्ज। यानी पहली फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे उसको बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं देगी वो हो जाएगी 32 हर्ट्ज। सेकंड जो है वो हो जाएगी 3 इंटू 32 हर्ट्ज। तो इस टाइप से चलता जाएगा कि उसको बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं देगी। अच्छा, इसी का एक और पार्ट करते हैं, सी पार्ट देखो। इफ sources are non-coherent, then I equivalent कितना होगा बताओ? 2I0। बस खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत समझदार हो गए तुम तो। ठीक है, तो जितना अपन ने आज पढ़ा, तो नॉन कोहेरेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये समझ लो नॉन कोहेरेंट है मतलब मजे बन गए अपने। कोई सॉल्व ही नहीं करना, सीधा सीधा इंटेंसिटी को डायरेक्टली ऐड कर लो तो 2I0 हो जाएगा। तो आज जितना अपन ने पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. आई थिंक अपन ने एक्चुअली रिवाइज ही किया है जो स्ट्रिंग वेव के अंदर पढ़ रखा था अपन ने। तो अभी चैप्टर थोड़ा आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है अगर ढंग से पढ़ोगे तो, और डेफिनेटली क्वेश्चन इतने आसान आते हैं कि गलती होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। मॉड्यूल तुमने अगर स्ट्रिंग वेव का अच्छे से सॉल्व किया है तुम्हें पता लग गया होगा कि एक्सरसाइज 3 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन कितने आसान आसान से आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्लास को एंड करता हूं।